बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं हमारे जावा का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस कर। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 और 2 का एनालिसिस पहले से अपलोड कर दिया गया है और क्वेश्चन पेपर 1 का सॉल्यूशन भी अपलोडेड है। ठीक है, तो जल्दी से आप जाके उसे देख के आओ अगर आपने वो नहीं देखा हो, और देख लिया है तो आ जाओ। आज हम करते हैं क्वेश्चन पेपर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लास पाथ वेरिएबल इन जावा। तो देखो, क्लास पाथ से आपको क्या पता लग रहा है, इसमें आ रहा है एक पाथ से आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, किसी चीज़ का रास्ता, और क्लास पाथ मतलब किसी क्लास फाइल का रास्ता। तो देखो वही इसके अंदर है, क्लास पाथ इज़ एन इन्वायरमेंट वेरिएबल विच इज़ यूज्ड बाय एप्लीकेशन क्लास लोडर, ठीक है, टू लोकेट एंड लोड द क्लास डॉट क्लास फाइल्स। मतलब जो फाइल्स होती हैं डॉट क्लास फाइल्स को लोकेट करने के लिए, उनका एड्रेस पता करने के लिए हम क्लास पाथ वेरिएबल का यूज़ करते हैं जावा में। और क्या लिखा है यहाँ, द क्लास पाथ डिफाइंस द पाथ टू फाइंड थर्ड पार्टी एंड यूजर डिफाइंड क्लासेस दैट आर नॉट एक्सटेंशन और पार्ट ऑफ जावा प्लेटफॉर्म। तो मतलब जो कि जावा प्लेटफॉर्म की खुद से इनबिल्ट नहीं है, यूज़र डिफाइंड है, तो उनका एक फिक्स पाथ दिया जाता है जिससे हम उनको एक्सेस कर सकें। जैसे कोई भी आपके लैपटॉप में फ़ाइल होती है तो उसका एक पाथ होता है ना, कि सी ड्राइव है, फिर फोल्डर है, फिर उसके अंदर कोई फोल्डर है, फिर उसके अंदर कुछ है। तो ऐसी क्लास का जो फाइल का जो पाथ है उसको बोलते हैं क्लास पाथ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म JRE, JVM, JDK। ठीक है, JRE क्या होता है बच्चों, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है इस सेट ऑफ लाइब्रेरीज और टूल्स जो कि यूज़ होते हैं किसी जावा एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। ठीक है, अब जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है, ये जैसे हम कोड लिखते हैं, ठीक है, कंपाइलर उसे कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, ठीक है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। फिर उस बाइट कोड को लेके एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसको एनालाइज कर सके, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके जो यूज़र करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो वो काम है जावा वर्चुअल मशीन का। JDK क्या है, ये है तुम्हारी JRE, ये दोनों ऊपर वाले हैं ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक तरह से JDK है। उसका नाम क्या है, जावा डेवलपमेंट किट का मतलब क्या है, एक तरह से सारे सामान को रखने वाली चीज़। ठीक है, तो JRE और JVM, इट इंक्लूड्स JRE एंड JVM एंड टूल्स लाइक जावा कंपाइलर। ठीक है, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरह से। और जावा वर्चुअल मशीन क्या हो गई, एग्जीक्यूट्स जावा बाइट कोड एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये काम भी आता है हमारा जावा एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा कि फाइल इनपुट स्ट्रीम डिफ़र कैसे है बफर्ड इनपुट स्ट्रीम से। तो देखो क्यों होती है, देखो हमारी जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है ना, पहली बात तो वो बाइट्स को डायरेक्टली रीड करती है फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, लेकिन जो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम है वो रैप करती है अराउंड अ फाइल इनपुट स्ट्रीम। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करती है विदाउट बफरिंग, लेकिन बफर्ड इनपुट स्ट्रीम जैसे इसके नाम में आ रहा है बफर्ड, तो ये बफर के साथ करती है। बफरिंग हमने पीछे पढ़ा था ना, पीछे वाले सैम्पल पेपर में। बफरिंग क्या होता है, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को रिड्यूस कर देता है एक तरह से, उसकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो गया कि इसमें बफरिंग नहीं होती है फाइल वाले में, लेकिन नीचे वाले में बफरिंग होती है। और ये बाइट्स को रीड करता है डायरेक्टली फ्रॉम अ फाइल, लेकिन ये रैप अराउंड करता है फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच JSR इंट्रोड्यूस्ड टाइप एनोटेशन इन जावा। तो कौन सा JSR ने इंट्रोड्यूस ये टाइप एनोटेशंस इन जावा, तो वो कौन सा है हमारा, JSR 308। ठीक है, ये थोड़ा आउट ऑफ बाउंड क्वेश्चन है, पर हर चीज़ के लिए तैयार रहो आप। ठीक है, हम आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना देंगे ताकि आप पेपर कैसा भी आए आप हैंडल कर सको। तो ये हमको प्रोवाइड कर देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोटेशन से, JSR 308 टाइप एनोटेशन से। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि टारगेट एनोटेशन का क्या काम है। ठीक है, तो टारगेट एनोटेशन क्या करती है, स्पेसिफाइज वेयर अ कस्टम एनोटेशन कैन बी अप्लाइड
to method fields and type. It ensures the annotation is used in the correct context. ठीक है, तो एनोटेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं ये कस्टम एनोटेशन है, मतलब एक तरह से टारगेटेड है कि किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मेथड, फील्ड, टाइप, और एंश्योर करती है कि वो करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है. ठीक है, तो एक तरह से टारगेटेड है ना, ऐसा. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन इटरेटर इंटरफेस इन ब्रीफ. तो देखो इटरेटर इंटरफेस क्या करता है, एक तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करता है किस इटरेट करने के लिए ओवर कलेक्शंस. जैसे मतलब हमारे कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, लिस्ट, एरे, कुछ भी ले लो. ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है. जैसे हैज़ नेक्स्ट क्या करता है, हमारा बताता है कि उसके अंदर अगला एलिमेंट है कि नहीं. नेक्स्ट मूव कर देता है, नेक्स्ट पे रिमूव कर देता है, रिमूव. तो एक तरह से ये हमको इंटरफेस मेथड प्रोवाइड करता है टू इटरेट ओवर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सिक्वेंशियली. ठीक है, अब है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्ट कंट्रोलर. तो रेस्ट कंट्रोलर क्या है, ये स्प्रिंग बूट में स्पेसिफाइज्ड कंट्रोलर है जो कि यूज़ होता है रेस्टफुल वेब सर्विसेज को बनाने के लिए. ठीक है, और ये कंबाइन करता है तुम्हारा कंट्रोलर और रेस्पॉन्स बॉडी रिटर्निंग डाटा डायरेक्टली एज जेसन और एक्सएमएल. तो ये डाटा को कैसे रिटर्न करता है, जेसन के फॉर्म में या एक्सएमएल के फॉर्म में, और यूज़ होता है टू क्रिएट रेस्टफुल वेब सर्विसेज. ठीक है, एक तरह से रेस्ट कंट्रोलर लिखा है ना इसमें, तो रेस्टफुल वेब सर्विसेज को के लिए. अब है हमारा चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है. तो देखो चेक्ड एक्सेप्शन जो होती है ना, वो एक तो इनका पहला मेन डिफरेंस तो ये है कि ये जो चेक्ड होती हैं वो चेक होती हैं कंपाइल टाइम पे, और जो अनचेक होती हैं वो होती हैं रन टाइम पे. ठीक है, और ये जो होती है ना मेथड सिग्नेचर में ही डिक्लेयर्ड होती हैं, बट जो अनचेक्ड होती हैं वो डर नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड. ठीक है, और इसका एग्जांपल है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन और इसका नल पॉइंटर एक्सेप्शन. तो ये होता है हमारा कंपाइल टाइम पे चेक, ये होता है हमारा रन टाइम पे चेक. ठीक है, और इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है मेटा सिग्नेचर में, इसको नहीं होती है. और एक एक एग्जांपल बहुत है बस डिफरेंस के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन में. तो चलो आते हैं हम अपने क्वेश्चन सेकंड के ए पार्ट पे. देखो ये कोड देखो, तो इसमें क्या बताना है आपको, ये कोड है तो इसमें ट्राई और कैच लिखा है. तो देखो पढ़ते हैं. पहले डेफिनेशन है, अब है कि x की वैल्यू इतनी है और s की वैल्यू इतनी है, और RES में हमें क्या स्टोर करवाना है, s डिवाइड बाई एक्स, मतलब 0 डिवाइड बाई ये जो भी बड़ा सा नंबर है. तो देखो 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 आता है. तो देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 0 प्रिंट कर देगा, कोई एक्सेप्शन तो जनरेट नहीं हुई ना. अगर उल्टा होता तो दिक्कत होती. अब जैसे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ऑल्सो एक्सप्लेन योर आउटपुट, लिस्ट द नेम ऑफ एक्सेप्शन प्रेजेंट इन द कोड इफ एनी. ऑल्सो कि अगर उल्टा हो जाए, x बाई एस हो जाए और यहाँ पे s बाई एक्स है. तो देखो पहला पार्ट क्या है, द ऑपरेशन रेस s बाई एक्स ट्रांसलेट टू 0 डिवाइड बाई इतना which results in RES is equal to 0. The try block will execute successfully because dividing by 0 और by a non-zero number is valid. कि कोई दिक्कत नहीं है, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 ही होता है. तो देखो इसने 0 प्रिंट कर दिया. ठीक है, लेकिन अगर कोड चेंज हो जाए x बाई एस, मतलब कि 0 नीचे आ जाए, तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 तो इन्फिनिटी होता है ना. तो ये ना यहाँ से जाके यहाँ चला जाएगा एक्सेप्शन वाले ब्लॉक पे. ठीक है, अब इसने पहले लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई, तो मतलब ये एस, ये इस याद रखना है, एस बड़ा होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है. ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक. तो देखो ये क्या है कि अब डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट अलाउड इन जावा एंड विल रिजल्ट इन एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन. ठीक है, तो एक एक्सेप्शन को जनरेट करेगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले इसने बोला है कि हमें एक्सेप्शन प्रिंट करानी है, एक्सेप्शन ई, तो जो भी एक्सेप्शन होगी ना वो ई में जाके स्टोर हो जाएगी. तो इसने ई प्रिंट कर दिया, एक्सेप्शन प्रिंट कर दी, और फिर उसके बाद में ई वाली लाइन प्रिंट कर दी, देयर इज सम एरर इन द कोड. ठीक है, ये रहा एक्सेप्शन जो प्रेजेंट है वो इस अलग बोला है ना कि अगर एक्सेप्शन बताओ क्या आउट में क्या प्रेजेंट है, तो वो अलग से लिख दी कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रेजेंट है क्योंकि डिवीजन बाई 0 नहीं हो सकता.
ठीक है, अब है हमारा एक्सप्लेन फाइनल कीवर्ड इन डिटेल। ठीक है, फाइनल कीवर्ड क्या होता है? जो किसी की भी वैल्यू फाइनल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे फाइनल इंट मैक्स वैल्यू इक्वल टू 100 है, तो मैक्स वैल्यू की जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स हो गई। ठीक है, और ये इसमें बताना है कि वेरिएबल्स में, मेथड में और क्लास के लिए। तो देखो मेथड के लिए क्या होता है कि मेथड के लिए अगर किसी मेथड के आगे फाइनल लगा दिया, फाइनल वॉइड डिस्प्ले, तो वो ओवरराइड नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब किसी और क्लास में अगर हम सेम मेथड नेम से मेथड बनाएं तो वो ओवरराइड नहीं होगा, वो पहला सेम ही रहेगा, जो पहले जिसके आगे फाइनल लगाया है वही रहेगा। ऐसी क्लास के लिए क्या होता है? ए फाइनल क्लास कैन नॉट बी सब क्लास, उसकी सब क्लास नहीं क्रिएट की जा सकती। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हमें डिफरेंस बताना है फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज के बीच में। ठीक है, तो फाइनल क्या होता है? ए कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स, प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग एंड प्रिवेंट इनहेरिटेंस। क्लास के केसेस में इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, मेथड के केसेस में ओवरराइडिंग नहीं हो सकती, और वेरिएबल के केसेस में वो वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता। अब फाइनली क्या होता है? फाइनली यूज़ होता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग में। जब हम लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं हम ट्राई, ठीक है, और यहाँ फिर उसके बाद में होता है कैच, और फिर उसके बाद में आता है फाइनली। तो जो फाइनली के अंदर लिखा होता है ना, वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, नो मैटर कि आपका ट्राई ब्लॉक में जा रहा है या कैच ब्लॉक में जा रहा है, लेकिन जो फाइनली के अंदर होता है वो हमेशा प्रिंट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब फाइनलाइज क्या होता है? इट इज़ अ मेथड इन ऑब्जेक्ट क्लास दैट इज़ कॉल्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो मतलब ये एक तरह का मेथड है जो हमेशा कॉल होता है ऐसे, मतलब गार्बेज कलेक्टर के थ्रू जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला हो, तो एक तरह से क्लीन अप एक्टिविटीज़ का काम करता है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला हो तो ये कॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है मेथड इन द ऑब्जेक्ट क्लास दैट इज़ कॉल्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग एपीआई इन जावा इन डिटेल। तो स्ट्रीम एपीआई तो स्ट्रीम एपीआई हमारी जावा 8 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जो हमें अलाउ करती है फंक्शनल स्टाइल ऑपरेशन। तो कुछ फंक्शंस के बेसिस पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कलेक्शंस पे, सीक्वेंस पे, तो उन पे ऑपरेशन जो अलाउ करती है हमें, कुछ फंक्शन हमें कुछ देती है, मतलब जैसे होता है ना, तो उसके लिए हम स्ट्रीम एपीआई यूज़ करते हैं। अब जैसे इसके की कंसेप्ट्स पढ़ो कि स्ट्रीम रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ सोर्स, कलेक्शन या और एरेज। अब ये देखो दो टाइप्स के होते हैं हमारे, इंटरमीडिएट और टर्मिनल। इंटरमीडिएट कौन से होते हैं? जो कि रिटर्न करता है न्यू स्ट्रीम, और लेजी बोलते हैं, मीनिंग दे डू नॉट एग्जीक्यूट अंटिल अ टर्मिनल ऑपरेशन इज इन्वोक्ड। तो मतलब जैसे होता है ना, फिल्टर करना हो या मैप करना हो, शॉर्ट करना हो, तो वो एक न्यू स्ट्रीम रिटर्न करते हैं, क्योंकि उसको चेंज करके शॉर्ट करना, मतलब उसको चेंज करके शॉर्टेड ऑर्डर में कन्वर्ट करके न्यू स्ट्रीम रिटर्न करेगा। पर जो हमारा टर्मिनल होगा ना, वो एक सिंपल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, या फिर ए साइड इफेक्ट एंड टर्मिनेट द स्ट्रीम। ठीक है, वो प्रोवाइड करके, जैसे फॉर ईच होता है ना, ट्रेवर्स करने के लिए कलेक्ट कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। तो इतना डिफरेंस है कि उसमें एक न्यू स्ट्रीम प्रोवाइड करेगा और इसमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और टर्मिनेट कर देगा। जैसे लिखा है ना टर्मिनल, तो टर्मिनेट द स्ट्रीम। ठीक है, अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन कंपेरेटर एंड कंपेरेबल। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है? देखो पहली बात तो जो है, पहला जो है हमारा, कंपेरेबल में डिफ़ॉल्ट नेचुरल शॉर्टिंग होती है, लेकिन कंपेरेटर में हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं खुद से कोई शॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, ये तो हमारा java.lang पैकेज में होता है, ये हमारा java.utility में होता है। ठीक है, इसमें बस एक ही मेथड होता है, कंपेयर टू, पर कंपेरेटर में दो होते हैं, कंपेयर और इक्वल्स। ठीक है, और इसमें एक सिंगल वे ऑफ शॉर्टिंग होती है, पर इसमें मल्टीपल वे ऑफ शॉर्टिंग होती है। तो मतलब हमें मोर एडवांटेज कौन दे रहा है? कंपेरेटर देता है, क्योंकि वो कस्टमाइज्ड है एक तरह से, और ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब हमें बतानी है
कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज क्लास इन जावा। तो प्रॉपर्टीज क्लास का कंसेप्ट बताना है। तो वो क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इज़ यूज टू मेंटेन अ सेट ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, जैसे हैश मैप वगैरह होते हैं ना, ऐसे। इनहेरिटेंस, इट एक्सटेंड्स हैश टेबल, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग समझ रहे हो, जैसे मैं की भी स्ट्रिंग दे दूँ और वैल्यू भी स्ट्रिंग दे दूँ। जैसे आपका जैसे नेम है और नाम है, जैसे राहुल, तो नेम और राहुल, तो की क्या हो गई, नेम, और वैल्यू क्या हो गई, राहुल। ठीक है। यूसेज क्या होता है, फ्रीक्वेंटली यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ठीक है, जैसे डॉट प्रॉपर्टीज फाइल्स। ठीक है। मेथड लोड टू रीड फ्रॉम अ स्ट्रीम एंड स्टोर टू राइट अ स्ट्रीम एंड गेट प्रॉपर्टी टू रिट्रीव अ वैल्यू। तो ये मेथड यूज़ होते हैं। लोड यूज़ होता है हमारा टू रीड फ्रॉम अ स्ट्रीम, स्टोर टू राइट टू अ स्ट्रीम, गेट प्रॉपर्टी टू रिट्रीव अ वैल्यू। ठीक है, आगे चलें। तो हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क से हम क्या समझते हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस थी, और वाई फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क था तो स्प्रिंग बूट क्यों इंट्रोड्यूस करा, और एडिशनल फीचर्स बताने जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क नहीं होल्ड करता। ठीक है। तो पहली बात, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एंटरप्राइज जावा एप्लीकेशन। तो जावा एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव और मॉड्यूलर फ्रेमवर्क का टाइप है, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि जावा एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है, और ये सपोर्ट करता है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, AOS। ठीक है। अब आती है इसकी लिमिटेशंस क्या आती हैं जो हमें स्प्रिंग बूट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। देखो, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो स्टीप लर्निंग कर्व है, ठीक है, बिगनर्स के लिए, और स्लो स्टार्टअप है। ठीक है, ये 3 लिमिटेशन है कि कॉम्प्लेक्स है, स्टीप लर्निंग कर्व है, स्लो स्टार्टअप है। अब स्प्रिंग बूट क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इसने सिंप्लीफाई कर दिया स्प्रिंग का डेवलपमेंट। ठीक है, इसने कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी। हम कोई दूसरी चीज़ क्यों अडॉप्ट करते हैं, जब वो पहली वाले की लिमिटेशन को रिसोल्व कर रहा हो। तो इसकी जो जो लिमिटेशन है वो ये रिसोल्व कर रहा होगा, जब भी हमने यूज़ करा, तो हम उसमें ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब एडिशनल फीचर्स क्या हैं कुछ स्प्रिंग बूट के, जिसलिए हमने उसे लिया, जो कि हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क नहीं प्रोवाइड करता, वो है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर योर स्प्रिंग एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसीज यू इंक्लूड। ठीक है, एम्बेडेड सर्वर्स प्रोवाइड करता है, जैसे टॉमकैट, जेटी। ठीक है, स्टार्टअप डिपेंडेंसीज हैं, एक्चुएटर्स है, ये आप रीड कर लेना, स्प्रिंग बूट CLI है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंट है हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क से। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सेक्शन C की तरफ। तो सेक्शन C का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इनहेरिटेंस। तो देखो, पहली बात तो इनहेरिटेंस क्या होता है, कोई चीज़ को इनहेरिट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स की जो वेल नोन एग्जाम्पल है, जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करते हैं बच्चे। ठीक है, थोड़ा फेस आ जाता है सेम, तो वो एक तरह से प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करते हैं। पापा कुछ करते हैं तो बच्चे भी वैसा ही सीख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करना। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू अ सुटेबल कोड। तो कोड से उसको दिखाना है। तो पहले तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, इनहेरिटेंस इज़ अ फंडामेंटल ओप कॉन्सेप्ट वेयर वन के क्लास, जैसे चाइल्ड और सब क्लास जिसे बोलते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर रही है। ठीक है, एक्वायर प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास, जो कि पेरेंट या सुपर क्लास है। तो ठीक है, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास जब कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करती है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती हैं, देखो, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है, जब एक सिंगल क्लास एक क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन सुपर क्लास। ठीक है, एक पेरेंट से एक क्लास इनहेरिट करती है। मल्टी लेवल क्या है, वो मल्टी लेवल बाई लेवल इनहेरिट कर रही है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट्स, पेरेंट से चाइल्ड, ऐसे करके। हायरार्किकल क्या होती है, मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल सुपर क्लास। ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल देखो, हमने क्लास बना दी क्लास एनिमल, उसके अंदर एक मेथड बना दिया void eat जिसमें हमने प्रिंट कराया कि एनिमल ईट्स फूड, ठीक है। फिर एक दूसरी क्लास बनाई डॉग जो कि एक्सटेंड कर रही है एनिमल वाले को। तो इसका मतलब ये इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो उसमें हमने बनाया void bark जिसमें हम लिख रहे हैं डॉग बार्क्स, ठीक है। अब हमने मेन मेथड बनाया और हमने इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, देखो इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमने ईट वाला कॉल करा, ठीक है। तो कि जिसका मतलब है कि ये इसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है। डॉग डॉट बार्क तो इसी का खुद का ही है, डॉग डॉट ईट मतलब इसमें तो नहीं था ना, लेकिन इसने इससे ले लिया, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वेरियस यूजेस ऑफ इंटरफेसेस इन जावा, ठीक है। इंटरफेसेस क्या होती हैं, जो एक तरह से बस हमें इंटरफेस प्रोवाइड करती है, मतलब जैसे हम वो प्रोग्राम में भी तो बनाते हैं कि ऊपर सिर्फ इंट ए लिख देते हैं, मतलब एक तरह से हमने डिक्लेयर कर दिया पर डिफ़ाइन नहीं किया उसमें क्या वैल्यू है। तो ऐसी इंटरफेस क्या होता है, एक तरह से मेथड को डिक्लेयर करना पर डिफ़ाइन ना करना। डिफ़ाइन हम बाद में करते हैं जब उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैलकुलेटर है तो आपको उसके बाहर में दिख रहा है कि बटन्स वगैरह हैं, तो वो एक तरह से इंटरफेस है पर उसकी वर्किंग तो हिडन है ना, उसके पीछे है, पर आपको इंटरफेस दिख रहा है। तो वैसे अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या है, यूजेस ऑफ इंटरफेस इन जावा, क्या है, डिफाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, बट अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। तो इनहेरिटेंस मल्टीपल को सपोर्ट नहीं करता पर इंटरफेस को तो करता है ना। लूज कपलिंग होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया व्हीकल नाम का, ठीक है। इसमें देखो ये दो मेथड बनाए जिनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब डाटा को हाइड करके रखते हैं। अब इसमें जैसे यहाँ पे देखो डिक्लेयर कर दिया पर डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अब ये दूसरी क्लास बनाई और ये ऊपर वाले को इम्प्लीमेंट कर रही है और यहाँ आके इनको डिफ़ाइन किया, ठीक है। तो एक तरह से इसने इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया और नीचे आके हमने उनको डिफाइन कर दिया, ठीक है। और फिर हमने इंटरफेस से देखो व्हीकल, इंटरफेस का नाम क्या था, व्हीकल। तो व्हीकल माई कार इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। और फिर माई कार डॉट स्टार्ट, मतलब इंटरफेस का ही रेफरेंस यूज़ करके हमने इसका माई कार स्टार्ट वाला मेथड कॉल कर दिया, ठीक है। दोनों स्टार्ट और स्टॉप वाले, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। द व्हीकल इंटरफेस डिफाइंस टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टार्ट एंड स्टॉप। द कार क्लास इम्प्लीमेंट्स द व्हीकल इंटरफेस प्रोवाइड्स कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन फॉर दीज मेथड्स। और एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है वो दो जो लेयर हैं ऊपर वाली, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड। तो देखो थ्रो कीवर्ड में हमें डिफरेंस बताना है। थ्रो कीवर्ड क्यों यूज़ होता है, टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पता है ना आपको, इम्प्लिसिट होता है जो खुद से हो कंप्यूटर करे, एक्सप्लिसिट क्या है जो यूज़र करवा रहा है। तो ठीक है, तो थ्रो यूज़ होता है कि हम खुद से कुछ भी एक्सेप्शन क्रिएट करके हम थ्रो करें। थ्रोज होता है कि खुद की जो होती हैं जैसे इनपुट आउटपुट वगैरह, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने ये लिखा कि अगर b इक्वल टू 0 है तो थ्रो न्यू एरिथमेटिक एक्सेप्शन कैन नॉट डिवाइड बाई 0। तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो एक्सप्लिसिटली थ्रो करवाई इसने। जो होती है थ्रोज होती है वो खुद से थ्रो हो जाती है, उसे ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे वैल्यू पास करी 10,0, तो ये यहाँ गई। अब ये ने चेक किया b इक्वल टू 0 है तो इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी। अब हमारा आता है थ्रोज। थ्रोज क्या कहता है, डिक्लेयर्स दैट मेथड कैन थ्रो वन और मोर एक्सेप्शन। एक से ज़्यादा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है और स्पेसिफाइज द एक्सेप्शन दैट अ मेथड माइट थ्रो, ठीक है। अब इसमें है तुम्हारा, देखो इसने यहाँ पे ही लिख दिया ऊपर ही,
ठीक है, थ्रो इनपुट आउट ऑफ एक्सेप्शन। तो जहाँ पे ये रिकॉल हो रहा होगा वहाँ ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा उस चीज़ को। ठीक है, जैसे यहाँ फाइल है, ठीक है, टेस्ट डॉट रीड फाइल, अगर ये फाइल नहीं होगी, इनपुट आउटपुट में कोई दिक्कत होगी तो ये यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, अब है हमारा एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स टू क्रिएट अ थ्रेड इन डिटेल। ठीक है, तो थ्रेड कैसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट अ थ्रेड दैट एक्सटेंड्स थ्रेड एंड ओवरराइड थ्रेड, तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक हमने क्लास बनाई, क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड। तो ये एक्सटेंड एक 3 तरीके हैं, एक्सटेंडिंग थ्रेड, इम्प्लीमेंटिंग रनेबल और यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सटेंडिंग कैसे करते हैं, एक क्लास बनाई, एक्सटेंड कर दिया थ्रेड और फिर प्रिंट करा दिया और फिर न्यू थ्रेड करके डॉट स्टार्ट कर दिया। इम्प्लीमेंटिंग रनेबल से क्या होता है, रनेबल को इम्प्लीमेंट करता है, फिर उसकी मदद से फिर इसको थ्रेड को स्टार्ट करता है। जैसे क्लास माई रनेबल इम्प्लीमेंट रनेबल, तो इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस को कॉल किया, फिर ये किया और फिर न्यू थ्रेड न्यू रनेबल डॉट स्टार्ट, रनेबल की मदद से थ्रेड को स्टार्ट करना। एक होता है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि बीच में पैरेंथेसिस होती हैं, फिर एरो होती है, फिर उसके आगे जो होता है वो हम लिख सकते हैं, एक शॉर्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक न्यू थ्रेड बनाया, ये यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है तो सिंपल ये यहाँ जाएगा और थ्रेड लैम्डा थ्रेड इज़ रनिंग डॉट स्टार्ट, मतलब उस थ्रेड को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे। हमारा 5th क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैटिक मेथड एंड डिफ़ॉल्ट मेथड। ठीक है, और हमें उनको ऑल्सो मेथड आ फंक्शनल इंटरफेस यूएन लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम इनका पहले डिफरेंस देखते हैं, स्टैटिक इंटरफेस मेथड और डिफ़ॉल्ट मेथड में क्या फ़र्क है। देखो बेसिक क्या है, इट इज़ ए स्टैटिक मेथड विच बिलोंग्स टू इंटरफेस ओनली। ठीक है, इट इज़ अ मेथड विद डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, क्लास कैन ओवरराइड दिस मेथड। ठीक है, और मेथड इन्वोकेशन क्या है, स्टैटिक मेथड कैन इन्वोक ओनली ऑन इंटरफेस क्लास नॉट ऑन क्लास। ठीक है, लेकिन इट कैन इन्वोक ऑन इंटरफेस एज वेल एज क्लास। ठीक है, वो स्टैटिक वाले सिर्फ इंटरफेस पे और ये इंटरफेस पे और क्लास पे भी। ठीक है, इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटिंग क्लास बोथ कैन हैव स्टैटिक विद मेथड विद द सेम नेम विदाउट ओवरराइडिंग ईच अदर, लेकिन वी कैन ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट मेथड इन इम्प्लीमेंटिंग क्लास। ठीक है, यूज़ केस क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ यूटिलिटी मेथड और इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड कॉमन फंक्शनलिटी इन ऑल इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। ठीक है, अब चलते हैं हम, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे ये इंटरफेस कैलकुलेटर। ठीक है, ये एक इंटरफेस बना दिया, इंट ऑपरेट इंट ए कोमा बी। ठीक है, और ये बना दिया डिफ़ॉल्ट मेथड और ये बना दिया हमारा स्टैटिक। ठीक है, फिर ये यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन बनाया। ठीक है, और इंट रिजल्ट इजिकल टू कैल, ये यूज़ करके और ऊपर वाला ऑपरेट मेथड यूज़ करके, इंटरफेस यूज़ करके ये वैल्यू पास कर दी 5,3, ये यहाँ जाएंगी और 5 × 3 कर देगा और फिर रिज़ल्ट प्रिंट कर देगा। और फिर इसकी मदद से जो आपने ये बनाया लैम्डा एक्सप्रेशन, इसकी मदद से ऊपर वाला मेथड कॉल कर दिया। पर स्टैटिक में क्या होता है कि सिंपल इंट लिखा, कैलकुलेटर डॉट ऐड, वैल्यू पास कर दी, ख़त्म। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर था ना, ये इंटरफेस वाला, ये कॉल किया और ऐड करा और 10,20। ठीक है, ये डायरेक्टली कॉल करा। और देखो इसमें दे भी रखा है, कॉलिंग यूजिंग कैलकुलेटर डॉट ऐड 10,20 डिफाइंड इन द इंटरफेस डज नॉट रिक्वायर एन इंस्टेंस ऑफ द इंटरफेस। तो मतलब ये डायरेक्टली हो गया ना, इसमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग इन कैलकुलेटर इंटरफेस कैन बी कॉल्ड ऑन एन इंस्टेंस सच एज कैल डॉट प्रिंट मैसेज। ठीक है, वो बनाया और फिर कॉल करा, लेकिन इसमें आपने डायरेक्टली कॉल करा, इंटरफेस का नाम लिखा और मेथड का नाम लिखा और कर दिया। लेकिन इसमें आपने ये बनाया लैम्डा यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, और फिर वैल्यू पास करी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें ये सब एक्सप्लेन करने हैं। तो देखो यील्ड कीवर्ड क्या होता है,
स्विच केस में न्यू फीचर्स इंक्लूड हुए ना जावा 8 में, तो एक तरह से रिटर्न का काम करता है। जैसे यूज्ड इन स्विच केस एक्सप्रेशन टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ केस ब्लॉक। जैसे यहाँ पे है तो अगर केस वेडनेसडे आया ना तो रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा 4, यील्ड 4, मतलब एक तरह से वैल्यू रिटर्न कर देगा और रिजल्ट में 4 स्टोर हो जाएगा। ठीक है। एनोनिमस क्लास क्या होती है? एक क्लास विदाउट अ नेम यूज फॉर शॉर्ट लिव्ड और वन ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, विदाउट अ नेम। डायमंड ऑपरेटर क्या होते हैं? हम ये इस टाइप के ऑपरेशन को इसके बीच में स्ट्रिंग ना लिख के और सिर्फ ऐसे लिख के ये लिखना। ठीक है। सिंप्लीफाइज जेनेरिक टाइप इंस्टेंशिएशन बाय इन्फेरिंग द टाइप पैरामीटर्स। ठीक है। अवे मेथड रेफरेंस ए शॉर्टन सिंटेक्स फॉर रेफरिंग टू मेथड इन प्लेस ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन की जगह किसी मेथड को रिफ़र करना, उसका शॉर्ट सिंटेक्स ऐसे करके। ठीक है, ये दो ये लगा के साइन। ठीक है। टेक्स्ट ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऐसे हम लिख देते हैं ना, तीन, अगर हमें कुछ फिक्स स्पेस प्रोवाइड करनी हो तो हम 3 के बीच में लिख देते हैं। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेटर्स दैट प्रिजर्व फॉर्मेटिंग विदाउट नीडिंग एस्केप सीक्वेंस। तो ठीक है, एग्जैक्ट स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम 3 के बीच में लिख देते हैं, तो उसके लिए। स्पेशल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? स्पेशल क्लासेस फॉर इम्यूटेबल डाटा विद ऑटोमेटिक इक्वल हैश कोड एंड 2 स्ट्रिंग मेथड। मतलब कुछ मेथड ऑटोमेटिक मेथड्स प्रोवाइड कर देता है। स्पेशल क्लासेस फॉर इम्यूटेबल डाटा विद ऑटोमेटिक इक्वल हैश कोड एंड 2 स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है हमारा इटरेटर इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस, शॉर्टिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है। तो इटरेटर इंटरफेस क्या होता है? द इटरेटर इंटरफेस प्रोवाइड्स अ वे टू ट्रेवर्स थ्रू कलेक्शंस। ये हमने ऊपर भी तो पढ़ा था, लिस्ट विदाउट एक्सपोजिंग, जैसे हैज़, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिमूव। ठीक है। अब आता है हमारा लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क दैट रिप्रेजेंट इन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। ये डुप्लीकेट्स को अलाउ कर देता है और मेथड्स प्रोवाइड करता है। शॉर्टिंग क्या है? अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये कुछ बिल्ट इन तरीके होते हैं जिससे हम एरे को शॉर्ट कर सकते हैं, कलेक्शन को शॉर्ट कर सकते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस दैट इम्प्लीमेंट कॉमनली रीयूजेबल कलेक्शन डाटा स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट, सेट एंड मैप्स। मतलब एक तरह से इन सबको हमें प्रोवाइड कर देता है। तो इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स फॉर मैनिपुलेटिंग कलेक्शंस। कलेक्शन इंटरफेस क्या होगा? इंटरफेस इज द रूट ऑफ कलेक्शन हायरार्की। तो एक तरह से ये इंटरफेस प्रोवाइड करना, जैसे इंटरफेस लाइक लिस्ट, सेट, क्यू एक्सटेंडेड फ्रॉम कलेक्शन। ठीक है, ये रीड कर लेना आप एक बार। ठीक है। अब है हमारा कि हमें डिफरेंस बताना है एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में, फिर स्टैक वर्सेस क्यू में, हैश सेट, ट्री सेट में। ठीक है। एरे लिस्ट क्या होती है? ये डायनेमिक होती है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायनेमिक एरे। इट प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डायनेमिक एरे और लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर ये वाली। ठीक है। ये कंटिन्यूस में स्टोर करती है, पर लिंक लिस्ट आर नॉट स्टोर इन कंटिन्यूस लोकेशन। ठीक है। और इसकी सर्चिंग का और उसका दे रखा है, इंसर्शन और डिलीशन का, दोनों का पढ़ लेना आप। इसमें क्या है? डाटा एक्सेस एंड डाटा स्टोरेज फास्टर विद एरे लिस्ट देन लिंक लिस्ट, लेकिन इसमें डाटा इंसर्शन और डिलीशन ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, रीड कर लेना आप। स्टैक एंड क्यू क्या होता है? स्टैक पहला डिफरेंस तो वो होता है, जैसे स्टैक होता है एक बुक का स्टैक, और क्यू होता है जैसे कोई लाइन लग रही है उसमें। तो स्टैक हमारा फॉलो करता है लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब बुक का स्टैक है तो सबसे लास्ट में जो है उसको पहले निकालेंगे, लेकिन जो क्यू है उसमें क्या होता है, जैसे लोग टेलीफोन लाइन में खड़े हैं तो जिसका काम पहले हो जाएगा वो पहले निकल जाएगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहला डिफरेंस तो ये होता है स्टैक और क्यू में, ये रहा। ठीक है। इसी को इनने एक्सप्लेन कर दिया 2 डिफरेंट पॉइंट्स में कि जो स्टैक होता है उसमें इंसर्शन डिलीशन दोनों एक ही एंड पे होता है, लेकिन क्यू में डिफरेंट एंड पे होता है। ठीक है। तो 2-3 ऑपरेशन है वो देख लेना, जैसे इसमें पुश और पॉप होता है, इसमें एन क्यू और डी क्यू बोलते हैं। ठीक है, ये रीड कर लेना, एसएस ले लो इसका। और ये हैश सेट और ट्री सेट मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, इन दोनों का डिफरेंस। हैश सेट में हैश टेबल यूज़ करता है, ट्री सेट में रेड ब्लैक ट्री यूज़ करता है।
ये अनऑर्डर्ड होती है पर ये ऑर्डर्ड होती है, ठीक है। ये नल एक बार ही सपोर्ट करता है और ये करता ही नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है। ये रीड कर लेना आप। अब है हमारा कि प्रायोरिटी क्यू, इसमें बोला हुआ है ना कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्यू इन ब्रीफ, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू क्या है? इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन डाटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द प्रायोरिटी, मतलब एक टाइप की प्रायोरिटी असाइन की दी जाती है उसको। जैसे कहीं आप जाते हो तो जो चीफ गेस्ट होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है ना, ऐसी कुछ प्रायोरिटी सेट की जाती है जिसके बेसिस पे वो अरेंज हो जाता है। तो इफ़ टू एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे देखो, एसोसिएटेड विद द प्रायोरिटी इन दिस क्यू, एलिमेंट्स विद हायर प्रायोरिटी आर डीक्यूड बिफोर द एलिमेंट्स विद लोअर क्वालिटी, तो प्रायोरिटी सॉरी, ठीक है। तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है और उनको डीक्यू कर दिया जाता है। होता है कि अगर दो एलिमेंट्स की सेम प्रायोरिटी है ना, तो वो जिस ऑर्डर पे एंटर हो रही है क्यू में उस बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। अब है हमारा 7th का ए पार्ट। इसमें क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बीन और एक्सप्लेन बीन कॉन्फ़िगरेशन। तो बीन्स क्या होती हैं? ए बीन्स इज़ अ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट फॉलो स्पेसिफिक कन्वेंशन। It should have a public no argument constructor, provide getter setter for assessing its properties और can be serializable, ठीक है। In this context of Spring Framework, a bean is object managed by Spring IOC, ठीक है। तो ये बीन्स प्रोवाइड करती हैं हमें रीयूजेबल सॉफ्टवेयर जो कि हम मतलब यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। ये आप एक बार रीड कर लेना। और बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल्स क्या होती हैं? एक XML होती है और एक होती है हमारी जावा, ठीक है। XML क्या होती है? बीन्स आर डिफाइंड इन XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। XML फाइल्स स्पेसिफाइज हाउ बीन्स आर क्रिएटेड एंड वर्क टुगेदर, ठीक है। ये इसके एग्जांपल है, ये पढ़ लेना आप। और ये है इसका डिस्क्रिप्शन कि बीन्स आर डिफाइंड यूजिंग अनोटेशन लाइक कंपोनेंट, सर्विस, रिपोजिटरी, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये देख लेना, एग्जांपल पढ़ लेना इसका। अब जावा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? Beans are configured using @configuration with @bean method. The style uses Java code to define and configuration bean. तो इसमें Java code यूज़ किया जाता है, इसमें XML configuration files यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। मूविंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेस्टफुल वेब सर्विसेज, और हमें बताना है गेट, पोस्ट और पुट क्या करता है। तो रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्या करती है? ये एक वेब सर्विस है स्प्रिंग बूट में जो अलो करती है हमें क्रिएशन ऑफ वेब सर्विसेज यूजिंग रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र प्रिंसिपल, ठीक है। दे यूज़ HTTP मेथड्स एंड स्टेटलेस कम्युनिकेशन टू इंटरेक्ट विद रिसोर्सेज, ठीक है। टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज JSON और XML, ठीक है। तो ये क्या किसके लिए यूज़ होती है? हमारे क्रिएशन ऑफ वेब सर्विस के लिए यूजिंग रेस्ट, जैसे नाम से भी पता लग रहा है इसकी, ठीक है। इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट और पुट। गेट क्या करता है? हमारा रिट्रीव करता है डाटा फ्रॉम आ सर्वर, ठीक है। मॉडिफाई नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, बस डाटा कर लेता है। जैसे फैचिंग अ यूज़र प्रोफाइल, ठीक है, फ्रॉम यूज़र/ID में हम ID पास कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट क्या होता है? कोई डाटा को पोस्ट करना, जैसे कि इट ऑफन्स क्रिएट्स न्यू रिसोर्सेज, जैसे क्रिएटिंग अ न्यू यूज़र विद डाटा सेंड टू यूज़र, ठीक है। पुट क्या होता है? अपडेट कर देता है ये। तो इट टिपिकली रिप्लेसेस द एंटायर रिसोर्स एंड अपडेटिंग यूज़र इंफॉर्मेशन एट यूज़र ID, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये पेपर अच्छे से। इसको एक बार देखना, एनालाइज करना, नोट्स बनाना और अच्छे से प्रिपेयर करो। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 का भी एनालिसिस और सॉल्यूशन जल्दी आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, उनको अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बाय बाय।